दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अपने किसी मुकदमे में अगर आप कोई वकील साहब को नियुक्त करते हैं, कोई एडवोकेट अपीयर कराते हैं, तो वकील साहब कैसे हों और किन किन बातों का ध्यान आप रखें किसी अधिवक्ता को नियुक्त करते समय अपने मुकदमे में। तो आज का विषय यही है कि अपने किसी मुकदमे में वकील साहब को अपीयर कराते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके मुकदमे में आपको फायदा मिले, आपका नुकसान ना हो। तो दोस्तों मैं बेसिक टिप्स बताना चाहता हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं। ज़्यादातर देखता हूं कि लोग बिना सोचे समझे वकील कर लेते हैं और बाद में एक हियरिंग या दो हियरिंग के बाद ये सोचने लगते हैं कि मैं अपने वकील साहब को चेंज कर दूं और मैं अब किसी दूसरे को अपीयर करा दूं। उससे बड़ा समस्या उत्पन्न होने लगती है क्योंकि एक एक व्यक्ति ने किसी मुकदमे को पूरा समझ लिया, समझने के बाद ट्रायल शुरू हो गया। अब आप किसी दूसरे को ले जाना चाहते हैं तो बात ठीक ढंग से बनती नहीं है। दोस्तों आज का विषय इसी पर आधारित है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मेरी राय है कि जब भी आप अपने मुकदमे में कोई वकील अपीयर करा रहे हों, किसी वकील को चुनने जा रहे हों, तो सबसे पहले देखें कि जिस एडवोकेट को आप अपीयर कराना चाहते हैं, जिसको चुनना चाहते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, क्या वो वकील जैसे लग रहे हैं? माने वो ड्रेस में रहते हों, कोर्ट परिसर में ड्रेस पहनते हों विथ गाउन बैंड और कोर्ट के, उनका जो स्वभाव हो वो मिलनसार प्रकृति का हो, आपसे मिलें, आपको समय दें, आपकी पूरी बात को समझें और समझने के बाद वो जो बतावें फीस, वो फीस आपके स्तर से फिट बैठती हो। ऐसा ना हो कि आप चाहते हैं कि हम 5,000 रुपये में कोई वकील साहब हमें मिल जाएं और जिन वकील साहब के आप संपर्क में गए हैं उनकी 50,000 रुपया मिनिमम फीस है, तब भी आपके लिए सुटेबल नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों पहली मेरी राय यही है कि वकील साहब का व्यक्तित्व आपके काम से मिलता जुलता हो और उनसे आपका कोई कहीं से ऐसा दबाव हो, कहीं से ऐसी सेटिंग हो कि अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है कि आपकी कोई बात नहीं हो पा रही, बात नहीं बन पा रही है, तो किसी थर्ड पर्सन से जो बीच में उनका कोई दूसरा क्लाइंट हो या कोई और ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो वकील साहब बहुत अच्छी तरीके से परिचित हों और उससे आप भी परिचित हों, तो ऐसे व्यक्ति को बीच में अवश्य डाल लें और अपनी फीस के मुताबिक जो फीस आप देना चाहते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, वही फीस का रेशियो उनका हो। तो पहली परफॉर्मेंस इसी बात पे दीजिए, माने पहले चुनाव में यही ध्यान दीजिएगा कि वकील साहब की फीस और आपको देने की स्थिति दोनों लगभग बराबर हों। दूसरा, आपके मुकदमे में आपका जिस प्रकार का मुकदमा है, पता चला मुकदमे के कई तरीके हैं, वो सिविल केस हो सकता है, क्रिमिनल केस हो सकता है, रेवेन्यू मैटर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, मिसलिनियस एप्लीकेशन जैसे 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र, या किसी चलते हुए मुकदमे में कोई एडिशनल एप्लीकेशन हो सकती है, माने अतिरिक्त प्रार्थना पत्र हो सकता है, या आप हो सकता है गवाही देने जा रहे हों, आप केवल गवाही देने के लिए ही वकील साहब को करना चाहते हैं कि मुझे गवाही देने में कोई समस्या ना हो, मैं वादी हूँ, मुझे कुछ सिखा दिया जाए कि कोर्ट में क्या किस तरीके से करना है। तो आप जिस काम के लिए वकील साहब को करना चाहते हैं, उस काम में आपके वकील साहब माहिर हैं या नहीं, ये आप सबसे पहले समझ लें और जान लें। ऐसा ना हो कि वकील साहब बड़े क्रिमिनल ट्रायल करते हों और आप उनके पास कोई रेवेन्यू का एक मुकदमा लेके पहुंच जाएं, तो वकील साहब मना नहीं करेंगे लेकिन उस मुकदमे पर वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर उनका कोई जूनियर या मुंशी ही उसको देखेगा, आगे बढ़ाएगा। तो आपकी जो प्रोसीडिंग है, आपका जो काम है, वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। तीसरा, वकील साहब का जो ऑफिस है, उस ऑफिस में चूंकि उनके जूनियर एडवोकेट, मुंशी, स्टेनो, क्लर्क कई लोग होते हैं, तो आप उनमें से एक दो लोगों से अगर परिचित हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
क्योंकि वकील साहब तो केवल लिखा देंगे, बाकी सारा काम तो उनके जूनियर्स और मुंशी ही करते हैं। कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करना और किस दिन उसकी हियरिंग है ये बात उसकी डायरी में मेंशन करना, तब वकील साहब वहां जाकर के बहस करेंगे। छोटे छोटे काम, क्योंकि लोगों की अपेक्षा वकील साहब से बिल्कुल जीरो से लेकर के और हाईएस्ट शिखर तक होती है। वो चाहते हैं कि टाइप भी वकील साहब कराएंगे, फोटोकॉपी भी वकील साहब कराने जाएंगे, कोर्ट में जो ऑफिस में डेट लेनी है वो भी वकील साहब लेंगे। माने व्यक्ति की सोच ये है कि वकील साहब ही सारा काम देखेंगे। तो मेरी राय है सबसे पहले ये समझ लें कि वकील साहब का काम कोर्ट में बहस करना है, जिरह करना है, या कोर्ट में जज साहब से रूबरू होना है आपके मामले में आपकी ओर से। बाकी जो भी मिसलिनियस काम है वो उनके जूनियर्स और मुंशी और क्लर्क स्टेनो ही करते हैं। तो उनसे सही तालमेल बिठा करके रखें। पता चला किसी मुकदमे की फाइल की फोटो कॉपी निकलवानी है, अब वकील साहब नहीं जाएंगे निकलवाने, लेकिन आपको कहना वकील साहब से पड़ेगा, और चाहें तो उनके मुंशी को या किसी जूनियर एडवोकेट को आप जो भी उसका खर्चा आता है वो दे दीजिएगा, फोटो कॉपी हो जाएगी। अब ऐसी अपेक्षा ना रखिएगा कि बड़े वकील साहब हैं, पता चला उनको समय नहीं है, आपने उनको कुछ अमाउंट 200-500 रुपए दे दिए और आप उनसे बार बार पूछने लगे। तो ये सावधानियां अगर आप रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर इन चीज़ों पे आपने विशेष ध्यान न दिया तो आपको समस्या आती रहेगी। इसके अलावा पता चला कि वकील साहब को सिविल मामले सुनते हैं, सिविल मामले से किसी दूसरी जगह जाने का समय ही नहीं है। आपने उनको रेवेन्यू का या कोई क्रिमिनल का मैटर दे दिया, तो वकील साहब चूंकि उन्होंने तो वकालत पढ़ी है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं है जो ना करने, लेकिन वो आपके उस काम में समय नहीं दे पाएंगे, समय उनको होगा ही नहीं। क्योंकि वो अगर सिविल का काम करते हैं तो या तो सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन या एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन या एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्टों में वो ज़्यादा समय देंगे। इसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की कोर्ट में ज़्यादा समय देंगे। आपका मामला हो सकता है ट्रायल में हो और लोअर जुडिशरी का हो, पता चला एसीजेएम फर्स्ट सेकेंड थर्ड या सीजेएम या किसी जेएम के यहाँ या सीएमएम के यहाँ, तो वहाँ वकील साहब को बहुत ज़्यादा समय ना मिल पाए जाने का। तो सबसे पहले आप विशेष ध्यान ये दें कि आप जिनको अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में काम करते हैं, उनके पास किस तरह की फाइलें ज़्यादा संख्या में हैं, इसका पता लगा लें। वकील साहब की जो काम करने का तरीका है उसके बारे में, पद्धति के बारे में समझ लें। आपके जैसा ही कोई काम अगर बहुत बेहतर तरीके से कोई हुआ हो और किसी क्लाइंट ने आपको बताया हो कि मेरा ये काम बहुत अच्छा सा उस बस्ते से हुआ था, तो आप आंख बंद करके वकील साहब को कर लीजिएगा, वकालतनामा साइन कर दीजिए और उनकी जो भी फीस हो उन्हें दे करके उन्हें अपीयर करा दीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अगर वकील साहब का उस एरिया में काम नहीं है, उस क्षेत्र का काम नहीं है, उससे हट कर के काम है, तो आप कहीं परेशान ना हो, आपको समस्या ना हो, वकील साहब समय ना दे पाएँ, किसी दूसरे कोर्ट में फंसे हों, क्योंकि कोर्ट नहीं मानती है। वहाँ आप ये कहेंगे मैं वकील साहब को लेने जा रहा हूँ, वकील साहब दूसरी कोर्ट में है, तो अगर 10-15 मिनट तक कोई नहीं पहुँचता है तो उस पर एडवर्स कोई आर्डर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे पहले ध्यान दें कि वकील साहब जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का ही उनको काम दें। हालांकि हमारे अधिवक्ता साथियों में ज़्यादातर लोग सीधे सीधे मना कर देते हैं। अगर वो क्रिमिनल का केस लेते हैं और आप सिविल लेकर के गए, वो मना कर देंगे ये काम मैं नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि आपने वकील साहब को किया है। आप बाद में कहते हैं कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, एनओसी चाहिए, तो उसमें वकील साहब कह सकते हैं कि मैं जो बाकी फीस है वो दीजिए तब मैं एनओसी दूंगा। तो विशेष तौर पर ध्यान दें, अगर अगर आप ऐसे वकील साहब को कर रहे हैं जो उस क्षेत्र में उस फील्ड में काम नहीं करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। इसके अलावा आपको देखने सुनने में समझने में वकील साहब का जो वहाँ काम करने का तरीका है, स्तर है, उसको देख करके आप पहले ठीक ढंग से समझ लें, 2-4 ऐसे क्लाइंट से बात कर लें। वैसे एडवोकेट्स को रोका गया है कि वो अपना प्रचार नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। वकीलों का सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उनके संतुष्ट क्लाइंट ही करते हैं।
तो जिस संतुष्ट क्लाइंट से आप मिलेंगे वो आपको बताएगा कि फला वकील साहब ने हमारा ये काम कराया था। अगर आप उनको करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको समस्या उत्पन्न हो। तो दोस्तों, किसी एडवोकेट को अपीयर कराते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।